सॉरी। एक सेकेंड। अभी ठीक है? Now it is okay? Yes, sir. Yes, So sir. in last class, means yesterday, what we have done semi-empirical mass formula problem. Using that formula, we have got a relation for the mass in terms of binding energy, neutron mass and a hydrogen mass. And we have used that formula to find what is the minimum number of proton that you can fit into a nucleus whose total nucleon number, that is mass number, is equal to this one, so that we can use. For example, if I give you A equal to 125, so if A is 125, what could be the possible value of Z you can fit in that particular nucleus? Because the size of the nucleus is fixed by the mass number, because mass number size means radius depend upon the mass number. So there is a restriction that you cannot fit more than that nucleus, nucleon within that nucleus. So there could be a possible value of Z value and N value. एक सेकंड वेट करना बेटा. So the possible combination, I mean, and एक given A के लिए हम Z और N का combination बना सकते हैं. For example 10 है तो 10 में 5 5 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, 7 3 हो सकता है, 3 7 हो सकता है. So there are so many possibilities. But what is the allowed possibility? Means we can fix on Z. So obviously the N is going to fix. So that we have done yesterday. और उसका फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले को यूज करके we can find how many Z you can have in a particular isobar. Then what we have to do, even when you see at the equation, so what we can do, we can select isobar. हम क्या करेंगे, we can select certain isobar, means A is fixed and we will select different element and we will plot the mass of those element with respect to Z. तो उनके जो नोटेड मास हैं या कैलकुलेटेड मास है, एक्चुअली नोटेड मास तभी आप नोट कर पाओगे अगर वो पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट करता होगा, बहुत कम टाइम के लिए भी करेगा, डिके हो जाएगा, बट इन दैट particular time frame we can measure the mass. So some of the masses for certain isobar is given in your crane and some are not given, so you need to get it from somewhere. तो easily वो मिलता नहीं है, आपको किसी न किसी रिसर्च ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ता है और वहां से आप उस मास को यूज कर सकते हो कि ये मास हमारा एक्सपेरिमेंटल इतना है, बट थ्योरेटिकल यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट. और जो थ्योरेटिकल कैलकुलेट हम करेंगे, वी विल यूज सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला व्हिच इज नॉट टोटल और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फॉर द न्यूक्लियस. तो वो एक रिस्ट्रिक्टेड है, उसमें हमारा एरर आ सकता है. तो कैलकुलेटेड मास और आपका जो एक्सपेरिमेंटल मास यानी मेजर्ड मास है, उनको हम कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो एक दो ग्राफ स्टडी करेंगे फॉर अ डिफरेंट आइसोबार. वी विल डिस्कस, जो कि आपके क्रेन में भी डिस्कस किया हुआ है, तो अगर कहीं यहाँ मिस होता है तो वहां पे भी देख सकते हो. तो वी विल डिस्कस फॉर A equal to 125, that is if it is 125 A की वैल्यू, एंड वी विल डिस्कस A equal to 128. तो दो नंबर में हमने चूज किए 125 एंड 128. इज देयर एनी डिफरेंस इन दीज टू नंबर, या बस ऐसे ही ठीक है, दोनों नंबर सेम है, वो 125 128 है, कोई डिफरेंस है दोनों नंबर में? दोनों नंबर में कोई डिफरेंस है? दो नंबर मैंने बोले हैं अभी, 125 और 128, ये दोनों यूजुअल नंबर है, होल नंबर है, या कोई डिफरेंस है? सर स्क्रीन विजिबल नहीं है. स्क्रीन अभी मैंने शेयर नहीं किया, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि 128 और 125 में, इन दोनों नंबर्स में कोई डिफरेंस है या दोनों नंबर इज अ कॉमन नंबर? स्क्रीन तो मैं शेयर करूंगा अभी.
तो 3 का डिफरेंस है। 3 का डिफरेंस है, वेरी गुड, एटलीस्ट एक डिफरेंस हमें पता चला। और कोई डिफरेंस? odd even. Very good. This is what you have to remember for the nucleus. Odd even का difference है, and you will see the odd even difference how that will appear in your graph. Masses का क्या difference दिखाएगा वो? तो odd even का एक बहुत important factor है न्यूक्लियस में। हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी नंबर a आपका गिवन है, उसको जैसे आप जज करोगे कि odd है या even है, तो you will get certain things. आपका पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी, उसमें पेयरिंग एनर्जी डालनी है या नहीं डालनी है, या यूज करना है, या जीरो होगा या क्या होगा, तीनों पॉसिबिलिटी, प्लस माइनस एंड जीरो ऑल्सो। तो डिफरेंस इज देयर, थ्री का डिफरेंस है, दैट इज ओके, दैट इज गुड। अभी वो मतलब वो चीज लाने में थोड़ा टाइम लगेगा कि आप न्यूक्लियस के हिसाब से सोचो। न्यूक्लियस के हिसाब से हमेशा सोचना जब भी ए गिवन है, ऑड है या इवन है। और अभी और जब शेल मॉडल कर लोगे तो पेयर्ड फॉर्मेशन है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको मास नंबर देते ही आपके कुछ पिक्चर्स आपके दिमाग में बन जाने चाहिए। तो लेट अस प्लॉट फॉर 125 फर्स्ट। तो 125 अगर मास आप चेक करोगे क्रेन में, लास्ट के अपेंडिक्स में दिया हुआ है, उसमें आपके पास कुछ मासेस तो गिवन है और कुछ नहीं गिवन है। आई जस्ट ओपन माय एक्सेल फाइल। So now it is visible, Excel file. Yes, sir. ठीक है। हाँ, यस बोला। किसी और ने भी कुछ पूछा? नहीं पूछा, ओके। सो दिस इज फॉर 125। तो व्हाट आई हैव डन, z की वैल्यू मैंने लिखी है, a सेम होगा, यानी n की वैल्यू चेंज होती रहेगी। n को हम लिखते नहीं नॉर्मली, n इज ऑब्वियसली इट कैन बी कैलकुलेटेड a माइनस z। ओके, सो दिस इज द नोन मासेस व्हिच इज इजीली मेजरेबल। ये जो मासेस लिखे हुए ना इस वाले पेज पे, ये वाला जो मास AMU लिखा है मैंने, दीज आर नोन। तो टेबल में मेंशन्ड है वो मास, यानी वो पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, उनके न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं, और वो डिके है बट डिके बहुत स्लो है, तो इट स्टे एंड फॉर सर्टेन टाइम यू कैन मेजर दैट। दीज आर कैलकुलेटेड मास एंड यू कैन इजीली सी द डिफरेंस। ये 124.9 है और सारे नंबर हमारे 0.8 में जा रहे हैं, यानी 0.1 AMU का डिफरेंस आ रहा है। और इसको हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है कैलकुलेटेड में, दिस वन। ये सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला ही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सप्रेशन तो बड़ा ही था वो, उसमें आपके पास देखो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ गया, ये न्यूट्रॉन आ गया, फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट पांचों टर्म्स आ गए। अगर ये 125 है, ऑड ए के लिए 0 होता है, तो पेयरिंग टर्म यहाँ पे नहीं आया है, तो पेयरिंग टर्म की कोई जरूरत नहीं है। बट दिस मास इज कैलकुलेटेड इन AMU। So what we do, we just plot these masses with respect to z. So let us see what we can see. Okay, I have plotted with respect. Plot. Okay. With respect to z, z भी नहीं है ये। Okay, एक ही सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्हीं को सिलेक्ट कर लेते हैं। Again, it is getting something else. उसे सिलेक्शन करना पड़ेगा, मतलब ये डेटा
एक्सेल से बेटर ओरिजिन है, बट यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। सर आप ग्राफ पे एक बार राइट क्लिक करो, किस ग्राफ पे? वो मतलब डेटा जो सिलेक्शन भी कर बनाया था, हाँ जो भी बनाया था उसी पे। अच्छा, मैं एक बार फिर से दोबारा बनाता हूँ इसको। अच्छा, इसमें आ गया। मैंने ए जब मैंने मतलब नेम सेलेक्ट नहीं किए, डेटा सेलेक्ट किया तो आ गया ये। अब ठीक है, ओके, लेट्स चेक दिस। हमारा जो सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला है वो एक पैराबोला का फॉर्मेशन करता है विद z एज अ वेरिएबल। अगर a आप कांस्टेंट लेते हो तो फॉर अ पर्टिकुलर a इट फॉर्म्स अ पैराबोला, क्योंकि z स्क्वायर का टर्म है, उसमें z का टर्म है और सारे कांस्टेंट टर्म है, तो इट इज सिंपली अ क्वाड्रेटिक। तो जब उसको प्लॉट करेंगे तो वी विल सी दिस वन। आपको जो ब्लू दिख रहा है, ब्लू इज दिस वन, ओनली 5 डेटा आर देयर व्हिच इज देयर इन द बुक। और जो आपको रेड वन दिख रहा है, ये आपका कैलकुलेटेड है यूजिंग द सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला व्हिच इज हैविंग सर्टेन एरर आल्सो। वो हम नहीं कर रहे डिस्कस, बट उसमें कंप्लीटनेस नहीं है, इट इज क्वाइट इनकम्प्लीट, बट एटलीस्ट द ट्रेंड इज देयर। ट्रेंड क्या शो कर रहा है? विथ मास चेंज, अगर आप z के साथ करते हो, मास का चेंज का वेरिएशन चेक करते हो, तो देर इज अ मिनिमा फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ a। सबका a सेम है, क्योंकि देखोगे मास का क्या है वैल्यू, 124.9, 124.9 एंड समथिंग समथिंग, मतलब माइन्यूट चेंजेस है। 10⁻³ के चेंजेस है, -5 के चेंजेस है, -6 के चेंजेस है। तो दीज चेंजेस दे गिव राइज टू सेम नंबर। आपका ए तो सेम होगा, 125 होगा, क्योंकि क्लोजेस्ट होल नंबर होता है आपका। अगर आप मास देखते हो ना एएमयू में, तो जो क्लोजेस्ट होल नंबर होगा दैट इज योर मास नंबर। तो ये 125 है, तो इट मींस ए 125 के लिए जेड मिनिमम मुझे ये दिख रहा है। अगर मैं थ्योरेटिकल कर्व देखता हूँ जो मैंने प्लॉट किया था अपने कैलकुलेशन से, यानी 53 इज द अलाउड वैल्यू, है ना। अगर आप चाहो तो एक साइड में कैलकुलेशन करो और z मिनिमम की वैल्यू निकालो यूजिंग a इक्वल टू 125। ये भी एक बार कैलकुलेशन कर लो, आपको फॉर्मूला पहले दिया हुआ है, उस फॉर्मूले को यूज करो एंड फाइंड द z मिनिमम फॉर a इक्वल टू 125। एक बार जरा कैलकुलेट करो। फॉर्मूला कहता है a/2 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.007826 a टू द पावर ऑफ 2/3। एक बार करो इसको। देन वी विल सी कि 53 आना चाहिए कि 52 आना चाहिए, क्या आना चाहिए। डन। a 2/3 क्या होगा? 125 है तो उसका क्यूब रूट हमारा 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 50 हो जाएगा। 50 को अपने 0.007826 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें 1 ऐड करना है, और a/2 मीन्स 125 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 50 एंड 25 का हाफ 12, तो 62.5 डिवाइडेड बाई सम नंबर होगा। तो 62 से तो कम आएगा ही आएगा, बट वो कितना आएगा वो बताना है आपको। सर 52.13 आ रहा है। 52.13 आ रहा है, ओके। इट मींस थ्योरेटिकली में मेरा यहाँ पे गड़बड़ है, ये 53 नहीं होना चाहिए, ये 52 के आसपास होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटली यानी एक्चुअली जो मेजर्ड मास है उसके अकॉर्डिंग वो सिर्फ 52 ही एग्जिस्ट करता है, 53 एग्जिस्ट नहीं करता है। या 53 का मास थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब फॉर्मूले में मे बी कुछ गड़बड़ हो, बट इफ यू सी द फॉर्मूला दे आर एग्जैक्टली सेम। अगर ध्यान से यहाँ देखो तो यहाँ पे कितना है, 125.90462 है, और यहाँ पे है 8778 एंड दिस इज 78, तो इसका मास ज्यादा आ गया 52 वाले का इसके रिस्पेक्ट में। तो मे बी सेमी एम्पिरिकल हर तरीके से फिट नहीं बैठ रहा है, यानी ये डेटा हमारा यूजलेस है हमारे एक्सपेरिमेंट का। तो मिनिमा विल बी समवेयर इन द 52 विच यू कैन इजिली फाइंड। अगर हम एक्सपेरिमेंटल कर्व सिर्फ देखते हैं, जो ये वाला है,
अगर मैं सिर्फ इसी को प्लॉट करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि मैं अज्यूम करता हूँ कि मैंने इसको प्लॉट नहीं किया है, आई जस्ट प्लॉट दिस वन। तो आपको पैराबोला देखने में थोड़ा सा मे बी दिख रहा हो, आई विल ज्वाइन विथ पैराबोला कर्व तो दिखा देगा दिस वन, ठीक है, बट डेटा पॉइंट बहुत कम है। दिस इज द पैराबोला एंड 52 इज द लोएस्ट वन। इट मींस दिस इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। आपका आंसर है 52 पॉइंट समथिंग, वन आया तो ऑब्वियसली पॉइंट वाले आप नंबर नहीं लोगे, क्योंकि आपको होल नंबर चाहिए, तो विल क्लोजेस्ट जो आपका होल नंबर आएगा 52 आएगा। So 52 is tellurium, I think. Yes, tellurium is there. Tellurium is the stable atom or stable nuclei for A equal to 125. These nuclei also exist in nature. But whenever you look at those data कि भाई ये न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं, तो इनका है क्या, इनका प्रॉपर्टी क्या है, तो what you will see that there will be a decay. अब ये हमारा मिनिमम पॉइंट बन गया। इस मिनिमम पॉइंट से मैं अगर इस साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड पे आता हूँ, तो मेरे पास n की वैल्यू ज्यादा होगी और z की वैल्यू कम होगी, यानी एक्सेस ऑफ n होगा। तो इन दोनों न्यूक्लियाई में आई हैव एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन, और जब एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन होता है तो वो पॉजिट्रॉन डिके करता है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मे बी अर्लियर। हो सकता है आपको याद ना हो, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, किया था ये काम जब हमने सिर्फ एनजेड कर्व हमने डिस्कस किया था, तब शायद मैंने बताया, वो आपको थोड़ा सा हिंट दिया हो। हाँ, बीटा डी के अभी डिटेल में डिस्कस नहीं किया, बट दे विल फॉलो पॉजिट्रॉन डीके और इलेक्ट्रॉन कैप्चर, और दोज न्यूक्लियाई which are on right hand side where z is more with respect to n for a given value of a, for those cases they will do beta decay. Yani what happens, this one will go with the beta decay and it will reach to this nuclei. This will go beta decay, it will reach to this one. Similarly, this will do positron electron capture, it will come to this one. This will do positron electron capture and it will come. And ultimately, these four nuclei will try to reach to the tellurium. And as the mass increases, दोनों साइड में पैराबोला है तो दोनों साइड में इधर भी मास इंक्रीज हो रहा है, इधर भी मास इंक्रीज हो रहा है, तो as the mass increases, their decay time also decreases, means they decay in a very fast way. ये थोड़ा स्लो होगा, ये थोड़ा फास्ट होगा। एग्जांपल के लिए टेलुरियम के जस्ट ये 52 है ना, 51, दिस वन इज बिस्मथ एंड इट्स डिके टाइम इज 12.4 days. Then you just go for 49 which is indium, this one somewhere here, ये यहाँ पे आया नहीं है, इंडियम की कैलकुलेट ऊपर और वैल्यू है उसकी। इंडियम is going to decay in a oh sorry, this is SN is also there, yes SN is also there and that will decay in 9.6 days. तो बहुत सिंपल है, जैसे जैसे आप मास आपका इंक्रीज होता जाएगा फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ A is fixed 125, as your mass increases your decay will be a faster rate. आपका डिके टाइम जो होगा बहुत ही कम होगा, बहुत जल्दी आप डिके कर जाओगे। कम होने का मीन्स योर हाफ लाइफ विल बी वेरी लेस, वेरी लेस मीन्स यू आर डिकेइंग वेरी फास्ट। तो जितना आप मास मीन्स जितना आप स्टेबिलिटी पॉइंट से जितना अवे जाओगे, योर डिके विल बी मोर, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल केस वेयर यू हैव ऑड ए। ऑड ए में एक ही कर्व में दिख रहा है ना, सारे पॉइंट हमें एक पैराबोला में फिट हो रहे हैं। तो लेट अस गो फॉर द इवन केस, व्हाट हैपेंस टू द इवन केस, क्योंकि ऑड इवन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूक्लियस। सारी कहानी उसकी ऑड इवन से ही चलती है। अगेन द सेट ऑफ एटम्स आर सेम, इसमें भी हमारा एटम जो है ना 49, 50, 51 वही कैटेगरी ऑफ एटम है, और थोड़ा सा मास नंबर 2-3 नंबर हमने ज्यादा लिया है, तो उससे थोड़ा सा हमारे पास रेंज डिफर हो जाएगा, बट एटम्स आर क्वाइट सिमिलर। अगेन देयर इज अ एरर, उसमें कोई डाउट नहीं है कि ये 127.9 है और एक्चुअल हमारा 127.9 तो है, बट ये 0.8 में चल रहा है, यानी 0.1 AMU का डिफरेंस है। दैट कुड बी कि ये हमारा कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, इसलिए अभी फॉर प्रॉब्लम आ रहा है। व्हाट हैपेंस, यू लुक एट दिस कर्व, पहले हम थ्योरेटिकल कर्व देखते हैं। क्या सारे पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं?
देखने से कैसा लग रहा है? मतलब एक ही लाइन पे लाई करेंगे, जैसे पिछले केस में आपने देखा बड़े परफेक्टली वो पैराबोला फॉर्म हो रहा है। अगर हम ड्रॉ करते ट्रेंड लाइन से तो पैराबोला फॉर्म हो जाता। बट यहाँ पे अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करता हूँ, मीन्स आई जस्ट राइट क्लिक एंड यूज trend line, and I just take polynomial with order 2 and I just see this one. There is a curve, बट उस कर्व पे कोई पॉइंट लाई नहीं कर रहा, सिर्फ लास्ट वाले दो कर रहे हैं क्योंकि फिटिंग उस तरीके से की गई है। उन दोनों पॉइंट को उसने क्या ले लिया है, बाउंड्री कंडीशन ले ली है, उसको फिट कर दिया है। बाकी पॉइंट्स इस पे लाई नहीं कर रहे। एक और ऑल्टरनेट वे में हो रहा है। इफ यू चेक, लाइन के नीचे है, लाइन के ऊपर है, लाइन के नीचे, लाइन के ऊपर है, लाइन के नीचे, लाइन के ऊपर है, लाइन के नीचे, लाइन के ऊपर है ना? एक लाइन पे तो नहीं है। And if you want to see, I can show you this also. That will go perfectly on a same line. वो एक ही लाइन पे सारे आएंगे। तो हमने ये लाइन ड्रॉ करने में थोड़ा सा गड़बड़ किया, because odd and even nuclei behave in a different way. जिसमें odd A होगा वो different होगा, जिसमें even A होगा वो different होगा। क्यों different होगा? odd A में पेयरिंग टर्म नहीं आता है कंट्रीब्यूशन में, तो जीरो आता है उसका वैल्यू। एग्री? पेयरिंग टर्म का वैल्यू जीरो आता है। डू यू एग्री? Yes, sir. लास्ट टाइम हमने ये चीज लिखी है ना, पेयरिंग टर्म का कंट्रीब्यूशन किस तरीके से। इट मींस जो मास वैल्यू है वो पेयरिंग पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट जो आपका इवन नंबर का ए होगा उसमें दो पॉसिबिलिटी है। आपके पास ऑड ऑड न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं और इवन इवन न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं। ऑड ऑड होंगे न्यूक्लियाई तो देयर विल बी माइनस ऑफ पेयरिंग टर्म, इवन इवन होंगे देयर विल बी प्लस ऑफ पेयरिंग टर्म। तो दोनों फॉर्मूला तो सेम नहीं है। It means we cannot fit with the same curve. It means odd line we have to draw with another curve, even line we have to draw with the another curve. अब यहाँ पे मैं दोबारा एक कॉलम बना करके ऑड इवन को अलग नहीं लिखना चाहता हूँ, बट these points जो आपका एवरेज कर्व है ना, तो ऊपर के जितने पॉइंट है उनका एक अलग कर्व बनाओगे आप, और जो आपके नीचे के पॉइंट है उनका एक अलग कर्व बनेगा। उन कर्व के बीच में देयर इज अ डिफरेंस। That difference is very uniform. That is due to the pairing term. यानी एक में माइनस हो रहा है, एक में प्लस हो रहा है, तो टू टाइम्स ऑफ दैट टर्म इज डिफरिंग फॉर द ऑड एंड ऑड केस एंड इवन इवन केस। ठीक है, बट दोनों कर्व में बिकॉज मास नंबर आपका सेम है, तो दोनों कर्व में से किसी एक कर्व में, इन एनी वन ऑफ द कर्व देयर विल बी मिनिमम पॉइंट। बिकॉज अगर फॉर्मूला यूज करते हो तो z मिनिमम के लिए तो एक ही वैल्यू आएगी ना। एग्री? z मिनिमम की तो एक ही वैल्यू आएगी या नहीं? अगर फॉर्मूला यूज करते हो आप a/2 1/1 plus 0.0078268 to the power of 2/3, तो you will get only one value. That value will lie either on the even curve or in the odd curve. ठीक है, नॉर्मली वो even कर्व पे ही लाई करेगा क्योंकि ऑड वाले बहुत कम पॉसिबल है, वो एटम बहुत कम है, वो न्यूक्लियाई बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, हार्डली 5 करते हैं, तो वो सारे अनस्टेबल हैं ही। हम तो बहुत हमने जो लिखा होगा शायद मैंने आपको दिया भी होगा, नहीं मैंने दिया नहीं, कि कितने न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करते हैं जो इवन ऑड केसेस है। तो दीज आर ऑलवेज अनस्टेबल केसेस। तो व्हाट हैपेंस, जब ये अभी इस केस में क्या था, वो डिके करते करते एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे, फिर अल्टीमेटली मिनिमम पे जा रहा था। यहाँ पे भी वही होगा, आपका मिनिमम जो वैल्यू है दैट इज 54। इस कर्व में तो मैच हो रहा है थ्योरेटिकली, यहाँ पे भी मैच हो रहा है। दिस वन इज द एक्सपेरिमेंटल। ये आपको तो सिर्फ 4 ही नंबर दिख रहे हैं। दिस वन इज वन कर्व एंड दिस वन इज द अदर कर्व जो ऊपर बनता है। एक्सपेरिमेंटल पॉइंट उतने है नहीं हमारे पास जो डेटा गिवन है क्रेन में, तो वी कैन नॉट फाइंड अदर पॉइंट्स, बट theoretically we can find. So this is the lowest point. In this also this is the lowest point. Means all these nuclei will decay to this point. All these nuclei will decay to this point. ठीक है, अब मैं इस कर्व को ना थोड़ा सा वर्ड फाइल में बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों को सेपरेट करना मुश्किल है। आई नीड 2 more कॉलम्स जिसमें मैं ऑड और इवन का लिखता, फिर उसके बाद उसको प्लॉट करता। तो आई विल switch to the word file.
ठीक है, तो अब इसको हम यहीं पे बंद करते हैं एंड लेट मी जस्ट go to the Word file which I will share, and there we will discuss certain more things about this one. Till now it is clear to you? Till now things are clear to you? Yes, sir. Yes, sir. So let me just make for this one, which is for 128, and this is your Z. So you have, I'm not making in a detailed way, but this is the curve. तो पॉइंट टू पॉइंट शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है। जब मैंने यहाँ बनाया तो नेक्स्ट यहाँ आएगा, फिर नेक्स्ट यहाँ आएगा, फिर नेक्स्ट यहाँ आएगा, एंड नेक्स्ट आएगा, एंड सो ऑन. This is your masses in AMU. So what happens, जो obviously जो हमारा even वाला केस है वो ये वाला होगा. This one will be odd case. Odd केस हमारे मास में ज्यादा है, मास में वो लिफ्टेड है ऊपर, तो इसका मास अगर लिफ्टेड है तो that will be unstable. जिसका ज्यादा मास है that will be unstable. Means you require more binding energy. जिनका मास कम है दे हैव जिनका मास कम है दे हैव गुड बाइंडिंग एनर्जी, जिनका मास ज्यादा है दे हैव लेसर बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी आपने उस मास को बाउंड करने के लिए, उस हेवीनेस को बाउंड करने के लिए आपने यूज कर लिया. तो इनके स्टेबिलिटी के ज्यादा चांसेस है rather than this one. So what happens, obviously if you compare these two, this will decay to this one. Then what happens, this will decay to this one, this can decay to this one, and this can decay to this one, or it can decay to this one also, क्योंकि उसके पास चांस है कि डायरेक्ट यहाँ पे भी जंप कर सकता है, और या तो क्या करेगा यहाँ पे भी आ सकता है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी this can also go in that way. It can go here, sometime it can go here also. चांसेस है. इतना दूर जंप करने से अच्छा वो क्या करेगा, किसी डीके में यहीं पे जंप कर जाएगा, उसको थोड़ा सा ही मास का डिफरेंस करना पड़ेगा. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये एटम आपका आ जाए एग्जिस्टेंस में, बट नो, दिस एटम, नाउ दिस एटम कैन डीके इन बोथ वे. ये यहाँ पे भी जाते, क्योंकि दोनों कंपेरेबल है. हम अज्यूम करते हैं कि दिस वन इज द लोएस्ट वन, ये हमारा लोएस्ट है, दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, बट दिस एटम जो ऑड केस का आपका मिनिमा है, दैट कैन डीके इनटू टू नियरेस्ट इवन केस. जो दो नियरेस्ट मास होंगे ना उसके इवन केस में, उस दोनों पे डीके हो सकता है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि वहीं पे डीके होना है. दैट विल डिपेंड अपॉन द एट द टाइम ऑफ डीके व्हाट इज हैपनिंग. उस समय सब कुछ मैटर करेगा, आपका मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, स्पिन कंजर्वेशन, एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉलो. और सब कुछ फॉलो होने के बाद क्या रिजल्ट आता है, दैट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. इट मींस पिछले केस में जब हमने देखा था एक ही कर्व था हमारे पास, तो वो डीके करते जा रहे हैं, यानी देयर इज अ बीटा डीके ओनली पॉसिबल, बीटा या पॉजिट्रॉन डीके या इलेक्ट्रॉन कैप्चर. यहाँ पे भी हमारे पास बीटा और इलेक्ट्रॉन कैप्चर की पॉसिबिलिटी है, बट दिस एटम विच इज दिस वन, जो आपके ऑड केस में, इट कैन डीके इनटू टू वे. दो मासेस हैं, उन मासेस में भी माइन्यूट डिफरेंस है, एक का थोड़ा कम है, एक का थोड़ा ज्यादा है. अब क्या होगा कि जो ज्यादा है, यानी जब इवन केस पे न्यूक्लियाई आ गए, यानी दिस कैन डीके इनटू दिस, यानी अगर ये 50 थे तो ये 50 25 ऐसे बन गए और कुछ ऐसे बन गए, बट स्टिल on the even curve this is a higher mass, so it has to decay to this one. This is one thing. जब ये डीके होगा तो ये बीटा डीके नहीं होगा. You have any reason कि why it is not beta decay? Not a simple beta decay, that will be a different kind of beta decay. Can you give the reason? ये ऊपर वाले कर्व का है पार्ट और ये नीचे वाले कर्व का पार्ट है.
So why this decay is not a usual beta decay? आपके पास सारा डेटा है, आपके सामने लगा हुआ है, ग्राफ भी बना हुआ है, बस मैंने z लिखा नहीं है, तो z भी मैं लिख सकता हूँ, but I have not written. Let me write the z also. This is 54, this is 52 and this is 53. अब कुछ क्लियर है? इसके आगे फिर और 55 इधर पे आएगा, फिर 56 यहाँ पे आएगा एंड सो ऑन. बीटा डी के होने से, हाँ बोलो बोलो. यस बोलो. इवन है सर उसमें. इवन है किस में? मैं समझा नहीं, इवन किस में कह रहे हो? 52 में. 52 एंड 54 ये दोनों इवन है ना? हाँ तो इवन में कोई दिक्कत नहीं है, वो इवन पे लाई कर रहे हैं तो दे कैन डिके. मतलब कुछ भी ऐसा यूजुअल नहीं लगा, बट मतलब ऐसा अनयूजुअल नहीं लगा आपको, लगा कि नॉर्मल है. देखो जितने भी ये बीटा डीके हो रहे हैं ना, दे आर एक्चुअली बीटा डीके. आपका z क्या चेंज होता है? या तो z+1 हो जाता है, या तो वो z-1 हो जाता है. यही होता है ना बीटा डीके में. पॉजिट्रॉन होगा तो एक आपने क्या डाला, पॉजिटिव चार्ज बाहर निकाला है, तो z डिक्रीज हो गया, यानी z-1 हो गया. यानी अगर ये आपने ये लिखा है z-1 लिखा है, यानी कोई पहले आपका पेरेंट न्यूक्लियस z वैल्यू का था, तो बीटा डीके होने पे दोनों पॉसिबिलिटी है. इस केस में क्या हो, आपका एक पॉजिट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज बाहर आ गया है, तो इट मींस दिस इज अ पॉजिट्रॉन डीके, दिस इज अ बीटा डीके. बट कैन यू सी दीज टू, दे आर 52 एंड 54. दे आर 52 एंड 54. 2 यूनिट का डिफरेंस है, जो कि अल्फा डीके में होता है. अल्फा में होता है ना z-2 हो जाता है. यस सर. है ना? और अल्फा में एक और चीज दिक्कत होती है कि ए को भी आपको -4 करना पड़ता है, वो यहाँ पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे ए तो सेम रखना है हमें. तो देर इज अ न्यू काइंड ऑफ थिंग विच इज कॉल्ड डबल बीटा डीके. डबल बीटा डीके क्या होता है कि एक बीटा डीके के बाद दूसरा उसके साथ अटैच्ड होता है, मतलब एक होगा तो दूसरा होगा ही होगा, एंड दैट इज एनर्जेटिकली. नॉर्मली क्या होता है, बीटा डीके होने के बाद आपका हो सकता है गामा डीके हो, या किसी गामा डीके. नॉर्मली हम यूजुअली क्या करते हैं, बीटा या अल्फा डीके के बाद न्यूक्लियर गामा डीके करता है. बट इस केस में क्या होगा कि जब भी आपका इस तरह का कर्व है, इन मासेस के बीच में क्या होगा, देयर इज अ डबल बीटा डीके, यानी 1 बीटा डीके के बाद गामा नहीं बीटा डीके ही होगा, और एनर्जेटिकली फेवर होगा उसका, क्योंकि मास उसका ज्यादा है, दूसरे का मास कम है, तो इट हैज टू गो इन दैट वे, तो स्टेबिलिटी की तरफ ही जाना है, तो इट विल रिलीज समथिंग. इट मींस डबल बीटा डीके. नॉर्मली डबल बीटा डीके एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में. हमेशा बीटा या अल्फा, या सॉरी बीटा और अल्फा के बाद यू हैव गामा डीके, क्योंकि आपका जो डॉटर न्यूक्लियाई होता है ना, आपके एक्साइटेड स्टेट में होता है. जब भी कोई डीके प्रोसेस होगा, इट गो इनटू एक्साइटेड स्टेट, मींस डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट पे जल्दी डीके होता नहीं है. तो डीके होने के बाद न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट, एंड दैट कैन गो इनटू ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग अ गामा फोटोन. ओके, तो आपका जब जब भी आपका और इवन ए होगा, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डबल बीटा डीके. ठीक है, तो हम यहीं खत्म करते हैं. हम आ जाते हैं अब फर्मी गैस मॉडल पे, उसके बाद हम जाएंगे शेल मॉडल पे. ठीक है, डाउट यहाँ तक है तो बताओ, अदरवाइज वी विल शिफ्ट टू फर्मी गैस मॉडल. ठीक है, आगे बढ़े. Yes, sir. ओके, फर्मी गैस मॉडल इज ट्रीटिंग द न्यूक्लियस एज अ गैस ऑफ अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. जैसे इलेक्ट्रॉन गैस आपने सुना होगा, मे बी अभी तक हो सकता है आपके चैप्टर्स में आया ना हो कभी, बट इलेक्ट्रॉन गैस इज देयर. मींस what happens, all the electrons are collected and they behave collectively
in a certain region. जैसे कंडक्टर्स में होता है, तो कंडक्टर में सारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक साथ, और एटम से कोई उसको बाउंडेशन नहीं होता है, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स काइंड ऑफ थिंग. तो सेम सेंस में व्हाट वी कैन अज्यूम द फर्मी गैस मॉडल, they have assumed yes, we have orbits. In that orbit we have means arrangement of these neutron and proton, and they're moving freely within that particular orbit, so they have certain velocity and certain momentum, some certain these kind of thing, and it will have energy. That energy is the binding energy. तो फर्मी गैस मॉडल ने क्या कहा कि सिर्फ ये चीजें हैं, और जो एनर्जी इनको आ रहा है उनके मोशन से आ रहा है, कि मोशन जो उनकी काइनेटिक, टोटल काइनेटिक एनर्जी, उस सिस्टम में जो टोटल पोटेंशियल और टोटल काइनेटिक एनर्जी आप इंक्लूड कर लो, तो दैट इज योर बाइंडिंग एनर्जी. यानी कलेक्शन ऑफ समथिंग which you are precising within a very small dimension, so they will move fast, which is obvious, and those kinetic energy is actually contributing to the binding energy. तो वहां पे भी हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे और देखेंगे क्या ये बाइंडिंग एनर्जी टोटल आ रही है या नहीं आ रही है. अगर टोटल वो दिखा देता है कि एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच हो जाता है, तो वी कैन से फर्मी गैस मॉडल इज द बेस्ट मॉडल फॉर द न्यूक्लियस. एंड इफ इट डज नॉट मैच, देन वी कैन से इट इज नॉट अ बेस्ट मॉडल. ठीक है. तो व्हाट आर द assumptions that we can assume before doing the model? So the first one, neutron and proton that makes up the nucleus are assumed to be comprised of two independent system of nucleon. यानी आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है इनका. पहला फ्लॉस तो यही आ जाता है, बट हमें पढ़ना तो पड़ेगा इफ इट इज देयर इन द सिलेबस, कि आपस में कोई इंटरेक्शन है, दे आर मूविंग इंडिपेंडेंटली. दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस क्या कह रहे हैं कि दे आर इंटरेक्टिंग. तो यहाँ पे हम ट्रीट कर रहे हैं दे आर इंडिपेंडेंट, यानी वी आर फिलिंग अ गैस इन द न्यूक्लियस, and one gas is of a different kind, other gas is of a different kind, and they don't have any interaction. Second one, each moves freely inside the nucleus volume, subjected to the constraint of the Pauli principle. The Pauli exclusion principle को follow कर रहे हैं. Obviously fermion है तो Pauli exclusion principle को follow करें. यानी एक प्रोटॉन ने जिस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, दूसरा प्रोटॉन उस स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता. इट हैज टू गो समवेयर एल्स. तो इट टेक स्पेस एक्चुअली. तो स्पेस लेता है. फर्मियंस क्या लेते हैं? स्पेस लेते हैं. बोसॉन्स दे डोंट टेक स्पेस, दे कैन पाइल अप ऑन ईच अदर. बहुत छोटे से एरिया में आप बहुत सारे फोटॉन्स डाल सकते हो, बट फर्मियंस आप नहीं डाल सकते हो. दैट इज व्हाई वी कैन मेक अ लेजर वेरी इंटेंस लेजर. आप लेजर से सब कुछ कटिंग कर लेते हो ना, मेटल को काट लेते हो, कुछ भी कर सकते हो. Why it is possible? Because you can concentrate all the photon to a very small area. और अगर आप सोचो कि मैं ऐसा काम प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन से करके देखूं, तो there will be a limitation, because you cannot fit these things in a very small dimension. There is a limitation. एक जहां चला गया वहां दूसरा नहीं जाएगा, उसको कहीं और बैठाओगे आप, तीसरा कहीं और बैठेगा. It will take space, it will have expansion. Okay, third one, the potential felt by every nucleon is the superposition of potential due to all other nucleon. It means अगर एग्जाम्पल के लिए जो आपका 100 A का वैल्यू है किसी न्यूक्लियस का, तो जो 100th आपका प्रोटॉन और मे बी न्यूट्रॉन होगा, वो जो फील कर रहा है पोटेंशियल, सॉरी 100th प्रोटॉन नहीं होगा, 50th होगा या 60th ऐसा कुछ होगा, क्योंकि 100 इज द टोटल, सो 50 या 40 के आसपास का नंबर होगा. So whatever the last proton or last neutron which is feeling any potential within the nucleus when it is moving, that potential is average of all other. यानी हर एक पार्टिकल का अपना पोटेंशियल क्रिएट किया उसने, and you just superimpose all the potential. So you will take the average potential which is felt by that particular last proton or last neutron. ये केस मैंने लास्ट के लिए स्पेशली बोला. इवन फर्स्ट के लिए भी वही केस है. अगर फर्स्ट न्यूट्रॉन को आप पकड़ते हो, तो बाकी जो बचे हुए हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनसे जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, दैट विल बी फेल्ट बाय दैट. मींस इट्स समथिंग लाइक दैट. फोर्थ वन, फॉर न्यूट्रॉन
the potential is assumed to be finite depth square well potential, and for proton there is a bit correction due to Coulomb potential. तो अब हम दोनों का पहले एग्जांपल के लिए पोटेंशियल बनाते हैं कि कैसा दिखेगा। हमने न्यूट्रॉन के लिए परफेक्टली स्क्वायर वेल पोटेंशियल बनाया। Means let me just choose another color so that the difference could be seen. This is the cross-sectional view of your nucleus, and this is the potential depth. This you can assume to be 0, and this is a depth, and this is due to proton. Proton के पास चार्ज नहीं है, तो ये प्रोटॉन का पोटेंशियल है, उसके ऑर्बिट का ये साइज। ये हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑर्बिटल पिक्चर ऐसा है कुछ। Okay, let me make one more line. Okay, this one, and you have the proton also, and it will also form its potential. As a nucleon, when you treat a proton, it will form similar kind of potential. यानी वो भी square well ही form करेगा, but उसमें थोड़ा सा correction factor आएगा because they have repulsive forces also. So that correction factor is this one. Okay, and this could be the level. These are the different orbital levels. Normally size दोनों में same होगा, मतलब जो प्रोटॉन के different levels होंगे और इसके जो लेवल होंगे वो सेम ही साइज के होंगे और हाइट भी इनकी सेम आएगी। दोनों की जो हाइट है ना, maximum value of means maximum you can say kinetic energy of a proton and maximum kinetic energy of a neutron within a nucleus will be same. इसका मीनिंग क्या हुआ? इस लाइन का मीनिंग ये हुआ कि आपका जो न्यूट्रॉन हमेशा ज्यादा होता है और आपने एनर्जी लेवल का डिफरेंस सेम रखा है, इट मींस द न्यूट्रॉन गो डीपर इनटू द न्यूक्लियस। एग्री? अगर मैंने ऊपर के पोटेंशियल को सेम कर दिया और न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा रखना है तो मुझे ज्यादा लाइन बनानी पड़ेगी। ज्यादा लाइन अगर बनानी है तो मुझे डीपर इनटू द न्यूक्लियस जाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? है ना? इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा लिफ्टेड बनाया है। ये जो लिफ्ट आपको दिख रहा है ना, प्रोटॉन का डीप जो डेप्थ आ रहा है और जो न्यूट्रॉन का डेप्थ है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। That difference is roughly, if you calculate, that is concerned with EC, the Coulomb term. जो Coulomb term है ना, उसके कारण ये डिफरेंस आता है। वो न्यूक्लियस में ऑब्वियस है, प्रोटॉन के लिए आएगा, न्यूट्रॉन के लिए नहीं आएगा। Okay, and we also have certain depth for the highest value of the level. Means highest जो भी आपका लेवल आप बनाते हो वो भी थोड़ा सा आप डीप बनाओगे उसे, बिल्कुल सरफेस पे नहीं बनेगा। पानी को अगर ग्लास में आप भर दोगे और ग्लास हल्का सा भी हिल जाता है तो पानी आपका बाहर आएगा, इट विल स्पिल आउट। स्पिलिंग होगी पानी की, इट विल कम आउट, है ना? तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कम फिल करेंगे, वाटर को थोड़ा सा अंदर ही डेप्थ पे रखेंगे। अगर ग्लास में थोड़ा सा हिलता भी है, कुछ इधर उधर मोशन भी होता है, तो वाटर इज नॉट गोइंग टू कम आउट, है ना? एक अगर न्यूक्लियस मैं आपको बनाने के लिए बोलूं तो आप बिल्कुल सरफेस तक फिल नहीं करोगे उसे, थोड़ा सरफेस के अंदर जाओगे, वहां फिल करोगे, वहां बैठोगे उसे, मतलब बाहर नहीं आना, थोड़ा अंदर ही रहना है आप लोगों को। न्यूट्रॉन प्रोटॉन को क्या बोलोगे? यू जस्ट स्टे इनसाइड। यूजुअल है ना। अगर मैं बिल्कुल सरफेस तक, यानी जो सबसे हाईएस्ट लेवल है उसको मैंने बिल्कुल न्यूक्लियस के बाउंड्री के लेवल पे मैच कर दिया, तो वेरी इजीली अ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कैन जंप आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर प्रोटॉन नहीं भी कर पाता है, प्रोटॉन के पास कूलम पोटेंशियल है तो उसके लिए जंप करना थोड़ा मुश्किल है, बट न्यूट्रॉन कैन कम आउट। तो मेरा जो स्टार्टिंग फर्स्ट लेवल जो ऊपर से अगर व्यू करोगे, यानी हाईएस्ट लेवल जो व्यू करोगे, दैट विल बी डीपर इनटू द न्यूक्लियस, इट इज नॉट एग्जैक्टली लेवल ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर? ये क्लियर है? यस सर। बेस सरफेस तक फिल करोगे तो बाहर आ जाएंगे,
this value is roughly equal to 7 to 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये नंबर क्या है 7 to 8? ये नंबर आपने कहीं देखा है कि क्या होता है ये 7 to 8 रफली? ये नंबर आया था पहले, कभी ने कहीं देखा है नंबर इतने वैल्यू का कुछ एनर्जी आया था? नहीं आया। हाँ बोलो, किसी ने बोला? कहीं पे वैल्यू आई थी हमारे पास, कहीं कैलकुलेशन में या कहीं पे भी हमने ग्राफ में कहीं चेक किया हो या कहीं पे भी? हैव यू सीन दिस नंबर? लेट मी राइट दैट। हाईएस्ट वैल्यू यही है ना, और मैक्सिमम न्यूक्लियर के लिए इसी के आसपास वैल्यू फ्लो करता है भाई। आयरन का कितना है 7.8 है, यूरेनियम का 7 पॉइंट समथिंग है। तो 7 से 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो आपने प्लॉट किया था वही कर्व है। यानी वो पार्ट के बाद ही हमारा न्यूक्लियस के लेवल स्टार्ट होते हैं, एंड दैट इज समथिंग लाइक एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन। आपको अगर उस, अब वाटर के केस में समझ लो, इफ यू गिव्स वाटर का जो लेवल था उस लेवल तक जंप करने के लिए बबल को आपको यू नीड टू गिव दैट मच ऑफ एनर्जी। मींस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर आप सप्लाई करते हो किसी न्यूक्लियस को, उसका जो भी बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियन जो भी नंबर होगा, 7 हो सकता है, 7.5 हो सकता है, 7.2 हो सकता है, इफ यू सप्लाई दैट मच ऑफ एनर्जी, one nucleon can come out from that nucleus। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एक और मीनिंग आ गया कि अगर वो आप एनर्जी सप्लाई करते हो न्यूक्लियस को उस वैल्यू का, तो एक न्यूक्लियन के बाहर आने के चांसेस है। वो प्रोटॉन भी हो सकता है, वो न्यूट्रॉन भी हो सकता है, दैट कुड बी एनीथिंग। And if you supply total binding energy to that nucleus, then that nucleus is going to evaporate. Everything will just lose and सब कुछ अलग अलग हो जाएगा. All the free protons and neutron you will be able to see. Binding energy का meaning क्या है? Bind करने की energy है. If you supply that energy from external, means you are actually giving a heat. You are bombarding something, so it will break. Break करने के लिए आपको उतनी energy supply करनी जो उसको bind करके रखा हुआ है. Clear? Is it clear? Yes, sir. Okay. Now this height which is left over for the proton, which is called as EF, there are symbol actually I will write here PF, and this height which is this one, it is ENF. दोनों का डेप्थ डिफरेंट है बट लेवल सेम है, ध्यान रखना इस चीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों का पीक वैल्यू सेम है बट डेप्थ थोड़ा सा डिफर कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब सब कुछ फर्मी मॉडल से डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट वी शुड नो कि भाई फर्मी होता क्या है, फर्मी एनर्जी या फर्मी लेवल किसको कहते हैं। What is Fermi level? Okay, this one is the Coulomb potential. Means if you want to take proton out, you have to cross this barrier. जब तक इस बैरियर को क्रॉस नहीं करोगे प्रोटॉन बाहर नहीं आ पाएगा। और दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, इफ यू वांट टू पुट अ न्यूट्रॉन, अगर आपको न्यूट्रॉन डालना है तो सिंपली आप पुश करो इट कैन गो इन। बट अगर प्रोटॉन डालना है तो यू हैव टू पुश एंड यू हैव टू काउंटर दिस पॉइंट, एंड उससे ऊपर आपकी एनर्जी देनी पड़ेगी प्रोटॉन को, तब जाके प्रोटॉन इसके अंदर जाएगा। तो दिस इज यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। नाउ व्हाट इज EF? हम सब कुछ फर्मी से कर रहे हैं, तो फर्मी भी तो हमें पता होना चाहिए। फर्मी होता है क्या है, फर्मी लेवल किसको कहते हैं, फर्मी एनर्जी किसको कहते हैं। फर्मी एनर्जी वर्ड तो सुना ही होगा, इसमें मत कहना कि नहीं सुना। फर्मी गैस होते हैं, हम बहुत सारे गैस को फर्मी गैस की तरह ट्रीट करते हैं, और उसका मॉडल भी होता है। इसको एक स्टैटिक इक्वेशन भी होता है, स्टैटिस्टिकल इक्वेशन, जिसमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितने गैस पार्टिकल के क्या एनर्जी होंगे, क्या मोमेंटम होगा, वो ऐसे वेरी होता है। तो कुछ एक हम पढ़ते हैं ना, फर्मी लेवल क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल क्या है।
रिकैप्चुलेशन है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं पता तो कोई दिक्कत होगी, पता है तो बताओ, नहीं पता तो फिर डिस्कस करते हैं कि फर्मी है क्या, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्मी हम कैसे डिफाइन करते हैं। सर आप बताओ। Fermi level is the highest possible kinetic energy level of any particle in any system at 0 Kelvin। यानी आप उस सिस्टम को 0 Kelvin पे ले जाओ, और फर्मियंस हैं तो फर्मियंस के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल चूज करने पड़ेंगे फिट करने के लिए। तो आपके पास जितने भी फर्मियंस थे उस सिस्टम में आपने डाला, जो हाईएस्ट पॉसिबल लेवल आप पहुंचे हो, जहां पे भी आपका फिल होने पे कंप्लीटली यहाँ तक आपने फिल कर दिया, on that level, on that particular level, what is the kinetic energy of that particular particle? That is the Fermi energy. And that level is called as Fermi level. Fermi level कैसे define करते हैं? Highest possible energy level at 0 Kelvin. टेम्परेचर के साथ माइन्यूट चेंज होता है फर्मी लेवल का, बट उसे हम नेग्लेक्ट करते हैं। अगर रूम टेम्परेचर पे भी आ जाते हो या उससे ऊपर भी जाते हो, 300, 400, 1000 तक भी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है फर्मी लेवल, उसके बाद आना शुरू हो जाता है। बट एटलीस्ट वी कैन ट्रीट कि भी रूम टेम्परेचर पे, या जो डेफिनेशन है दैट इज 0 Kelvin। 0 Kelvin पे आप जब फिट कर रहे हो सारे सिस्टम को, तो जो हाईएस्ट लेवल पे आपकी एनर्जी है, दैट एनर्जी इज योर फर्मी एनर्जी। इसलिए हम कहते हैं ना कि जब 0 Kelvin होता है तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप टू फर्मी लेवल। यही तो हम स्टेटमेंट भी कहते हैं ना, कई बार अगर सुना होगा स्टेटमेंट कि वी फिल अप टू फर्मी लेवल, all the electrons are filled up to Fermi level, जिसको हम when you go to the 0 Kelvin। तो कुछ इस तरह के स्ट्रीम में भी सुना हो, में भी ना सुना हो, कोई दिक्कत नहीं। बट हमें क्या करना है, हमें हाईएस्ट लेवल की जो एनर्जी है उसे हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? वही वैल्यू आपकी फर्मी एनर्जी होगी, एंड दिस यू ट्रीट फॉर द 0 Kelvin। ओके, एंड देयर इज अ स्टैट क्या कहता है कि देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर आपका बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, वैसे फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें क्या है, आपके फर्मी लेवल से नीचे तो मैक्सिमम फील्ड होते हैं, उसके ऊपर सारे एम्प्टी होते हैं लेवल, क्योंकि आपने सब कुछ कहां तक फिल कर सकते हो, फर्मी लेवल तक। ऑल द थिंग्स आर फिल्ड अप टू फर्मी लेवल एंड इट इज एम्प्टी एट द मोर देन द फर्मी लेवल। लेवल्स तो ऑब्वियसली अवेलेबल होंगे बट दे आर एम्प्टी। बट व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, देयर इज अ बिट चेंज। धीरे धीरे नीचे वाले जो पार्टिकल्स है ना, जो फर्मी लेवल के नीचे फील्ड है, दे कैन टेक एनर्जी, दे कैन कंज्यूम एनर्जी, एंड दे कैन गो इन द अदर एरिया ऑल्सो। तो आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो परफेक्टली वो एक स्ट्रेट मींस समथिंग लाइक स्टेप पोटेंशियल की तरह, स्टेप की तरह दिखेगा आपको। यहाँ तक फील्ड है, फिर सडनली जीरो है, और जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो देयर इज अ स्मूथिंग आउट ऑफ दिस स्टेप, तो स्टेप आपका स्मूथ आउट हो जाता है। तो फर्मी लेवल हमें बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करना है फर्मी, बट फर्मी का कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है यहाँ। तो how we define the Fermi energy? If we can note down the kinetic energy, means Pf is the momentum at the Fermi level. If you put the particle on the Fermi level, what is the momentum? What is the velocity? So mass into velocity, that is your momentum. So that will be 2m, this one. P square means Pf square upon 2m. ये तो kinetic energy का ही फॉर्मूला है ना, हाफ mv स्क्वायर है, mv में आपने एक और m मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो मोमेंटम हो गया। तो दिस इज योर एनर्जी। यानी अगर मैं EF आपको निकालने के लिए बोलूं प्रोटॉन का, तो आपको इस लेवल का मोमेंटम पता होना चाहिए कि प्रोटॉन अगर यहाँ पे है तो उसका मोमेंटम है क्या, अगर न्यूट्रॉन यहाँ पे है तो उसका मोमेंटम है क्या। देन यू कैन फाइंड EFN और EFP। ओके, तो हम न्यूक्लियस के अंदर तो एंटर कर नहीं सकते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर एंटर करके प्रोटॉन की स्पीड तो मेजर नहीं कर सकते यूजिंग एनी स्पीड गन। So we will use analysis, and how the analysis is done, it is mostly the quantum mechanical। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी सा है। एक और न्यू कॉन्सेप्ट अगर पता है तो बताओ, नहीं पता तो बताना। फेज स्पेस, व्हाट इज फेज स्पेस? यू नो फेज स्पेस? फेज स्पेस का आइडिया है कुछ?
हाँ सर। अच्छा, फेज का आइडिया है? फेज आपने एसी सर्किट में पढ़ा होगा, आपने इवन फेज में फेज पढ़ा होगा। तो फेज इज actually it is a diagram which is used for making your calculation easier. जैसे कोई पार्टिकल है, ठीक है, मैं एक सिंपल केस ले रहा हूँ, एसी सर्किट का ले रहा हूँ, बाद में हम यहाँ पे जाएंगे। एसी सर्किट में क्या आपका टाइम के साथ सिग्नल चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हर एक टाइम पे आपको सिग्नल की पोजीशन, सिग्नल का क्या एम्पलीट्यूड है वो पता होना चाहिए। देन यू कैन राइट, और यू कैन इजिली राइट दैट इज v इक्वल टू v साइन ओमेगा टी। दिस इज अ टाइम डोमेन सिग्नल। ऐसे हमारा डिस्टेंस डोमेन समथिंग हो सकता है, जैसे कोई वेलोसिटी है वो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, तो आई कैन हैव मेनी क्वांटिटी जिसमें आपका वेरिएशन है, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। बट इन सबको याद रखना और इनके साथ कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट होता है, तो वी स्विच टू द फेज एनालिसिस। हम क्या करते हैं, उसको फेजर फॉर्म, जिसको हम फेजर कहते हैं, फेजर डायग्राम कहते हैं, तो वी शिफ्ट टू दैट। उसमें क्या होता है, हमारे पास इजीनेस हो जाता है, जो आपका एम्पलीट्यूड है ना, उसको आप एक वेक्टर के फॉर्म में ले लेते हो और उसको सिर्फ आपको रोटेट करना होता है, एंड यू कैन ट्रेस ऑल द वैल्यूज। जो आपकी वैल्यू यहाँ पे लाई हो रही थी, जो जनरेट हो रही थी, वो सब इसके डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, यानी आपके पास एक रेडियल वेक्टर आ जाता है, एक थीटा आ जाता है। इन दोनों को यूज करके यू कैन इजिली राइट नाउ दिस फेजर इज कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। ये तो हो गया टाइम और एंगल का वेरिएशन, मींस टाइम और टाइम डोमेन को हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। इन द सेम सेंस व्हाट वी कैन हैव, आप जब पार्टिकल्स की, जब आपके पास पार्टिकल्स के नंबर ज्यादा होने लगते हैं, तो वी कैन नॉट गो विद दिस क्वांटिटी। यानी अगर मैं आपको एक पार्टिकल देता हूँ दैट इज ओके, आप उसका एक्सटी ग्राफ बना सकते हो, दो देता हूँ तब भी बना सकते हो, मैंने 100 दे दिए, विल इट बी फीजिबल? हर टाइम पे किस पार्टिकल की क्या पोजीशन है, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हेन यू टेक अ गैस, मोल्स ऑफ गैस, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट इजी कहाँ होता है, इफ यू स्विच दिस एक्स टी, यानी आपका फंक्शन क्या था, एक्स और टी का था, एक्स और टी वेरी होते थे तो वेलोसिटी भी निकल जाता था, मोमेंटम भी निकल जाता था। आप इस फंक्शन को चेंज कर देते हो एक्स और पी में, यानी आप अब जो पिक्चर देख रहे हो ना, उसमें आपने जो डायग्राम बनाया है वो फेजर फॉर्म का डायग्राम है। उस फेजर फॉर्म में आप एक्स एक्सिस पे, यानी ये वाले एक्सिस पे आप एक्स ही डाल रहे हो और दूसरे पे आप मोमेंटम को पुट करते हो। टाइम का और एक्स वाला आप भूल जाते हो, मोमेंटम, मोमेंटम को आप इजिली पार्टिकल को क्या कर सकते हो, अगर आपने कोई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़े हुए हैं तो वेरी वेल यू नो कि इतने पार्टिकल के ये वेलोसिटी होंगे, इतने पार्टिकल के ये वेलोसिटी होंगे, इतने पार्टिकल के ये वेलोसिटी होंगे, तो यू हैव दैट डेटा। एवरी टाइम पे हर वेलोसिटी का पोजीशन डिफरेंट है, बट वो बहुत कंफ्यूजन है। अगर मैं मोल्स की बात करें, यानी 10⁻24 एटम्स को मैं डील कर रहा हूँ, तो इट इज नॉट पॉसिबल। बट इफ आई नो कि bunch of atom will follow this velocity, bunch of atom will follow this velocity, bunch of atom will follow this velocity, there is a distribution, so I can use this kind of diagram, that is called phasor diagram. तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, हम दो स्पेस लेंगे, एक रियल स्पेस लेंगे जिसमें पोजीशन सभी न्यूक्लियन के डिफाइंड होंगे, और एक मोमेंटम स्पेस लेंगे जिसमें सभी न्यूक्लियन के मोमेंटम डिफाइंड होंगे। क्लियर? हम डिटेल में फेजर डायग्राम नहीं स्टडी करें, आप स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में स्टडी करोगे डिटेल में, बट यहाँ पे हमें सिर्फ उसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, हो सकता है फेज थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो सकता है थोड़ा बहुत क्लियर ना भी हो, मे बी सभी के लिए न्यू हो, बट फेजर इज समथिंग विच मेक योर एनालिसिस इजी, इसलिए हम फेजर यूज करते हैं। तो हम इस पार्ट को यहाँ छोड़ते हैं, हम क्या आ जाते हैं कि हमें क्या निकालना है कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा अगर किसी का पीएफ गिवन है, तो यानी पीएफ अगर कोई फिक्स नंबर मैंने आपको दे दिया तो क्या स्पेस ऑक्यूपाई करेगा या कितना बड़ा स्फीयर वो बनेगा। ठीक है, हम इस तरह का आइडिया लेके चलते हैं। तो व्हाट वी विल राइट टू थिंग्स, वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस, यानी उसमें आप सिर्फ मोमेंटम की नॉलेज ले रहे हो, यानी डिफरेंट डिफरेंट हर एक न्यूक्लियन का आपने मोमेंटम नोट डाउन किया और एक इस तरह का कर्व है उसमें मोमेंटम को प्लॉट कर देगा कि किसका मोमेंटम क्या है, आप प्लॉट कर रहे हो उसको। ठीक है,
प्लॉटिंग कर रहे हो कि किसकी मोमेंटम की वैल्यू क्या है, प्लस है, माइनस है, कहाँ है, क्या है, तो नॉर्मली दे फॉर्म अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस आर। यहाँ पे आर नहीं लिखते, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, पी एफ, जो मोमेंटम स्पेस में वर्क कर रहे हैं। तो वी राइट कि सारे डॉट्स जो हमने प्लॉट किए हैं उन डॉट्स को जो हाईएस्ट या जो आपके ओरिजिन से सबसे दूर वाला डॉट है उसका आपने डिस्टेंस नोट डाउन किया, दैट विल फॉर्म अ स्फीयर। आप थ्री डायमेंशनल में यूनिफॉर्मली फिट कर रहे हो, तो वो एक स्फीयर बनाएगा और उस स्फीयर का रेडियस होगा पी एफ। मोमेंटम इज अ रेडियस नाउ। तो वो इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि सर रेडियस तो हम रियल एक्सिस का बनाते हैं। So now this is a momentum space. In this space, you only have the dots, and those dots are representing the momentum of the different particle. So that kind of space you have to imagine. So the volume of momentum space is given by, अगर वो sphere form होता है, obviously हम sphere लेके चलेंगे क्योंकि हम थ्री डायमेंशनल सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब यानी पी एफ क्यूब। क्लियर? आर क्यूब की जगह क्या लिखेंगे हम? This is a volume of momentum space. Volume of momentum space. This we can call it as PF. Volume of. Similarly, we will write volume of real space. That is actually the position they are taking, real space. So that will be 4/3 pi r cube. उसको हम r cube से लिखेंगे। यानी आप हर एक न्यूक्लियन के पोजीशन मेजर कर रहे हो, सेंटर से कितना दूर है, और पोजीशन आपने डॉट के फॉर्म में बना दिया। That will also form a sphere. So that will be, its volume is 4/3 pi r cube. Clear? Is it clear? Yes, sir. ठीक है। फेज स्पेस अभी समझ में नहीं आएगा, कई बार उसे समझोगे, स्टैट में आप बड़े अच्छे से समझोगे, जब आप पार्टिकल्स के टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर की बात करोगे तब वहां पे आपको फेज स्पेस याद रहेगी। फेज स्पेस थोड़ा सा और पढ़ना भी, गूगल पे पढ़ लेना, कहीं पे पढ़ना कि फेज स्पेस है क्या। वहां पे हम किसको, हम एक्स पी को डिफाइन कर सकते हैं, इवन पी की क्वांटिटी ले सकते हैं। और पी में भी अब हमने डिटेल में बात नहीं की, पी में सिर्फ पी नहीं है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड है, और एक्स में एक्स, वाई और जेड है थ्री डायमेंशन में। तो देयर आर 6 कोऑर्डिनेट that is being used to specify means coordinate। आप किसी के उसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कोऑर्डिनेट बना रहे हो ना, तो उसके पास आपके कितने कोऑर्डिनेट वैल्यू हो गए, 6 हो गए। थ्री डायमेंशन में आपने कितने देखे हैं, एक्स वाई जेड अभी तक देखे होंगे, लेकिन नहीं, आप इन केसेस में क्या होगा, देयर विल बी 6 कोऑर्डिनेट, यानी आपको एक्स वाई जेड की नॉलेज होनी चाहिए, साथ में पी एक्स, पी वाई, पी जेड की भी नॉलेज होनी, देन ओनली यू कैन मेक दिस स्पेस। ओके, come to the volume of phase space. Volume of phase space will be the combination of these two. That is, this I can call it as यानी real and momentum दोनों को आपको multiply करना है। That is the volume of phase space. क्योंकि phase क्या है, आपके x और p दोनों से बना हुआ है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, that will be the volume of your real space multiply with the volume of your momentum space. तो दोनों को multiply कर दो, that will be your phase space volume। कि जो सारे न्यूक्लियन है ना, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे फॉर गेटिंग दोज वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड फॉर गेटिंग दोज वैल्यू ऑफ पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। अगर इनके पास ये 4 और 6 नंबर होते हैं तो क्या स्पेस ऑक्यूपाई करता है इन टर्म्स ऑफ फेज स्पेस वॉल्यूम, नॉट इन द रियल स्पेस। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन में दिक्कत हो सकती है, बट द फॉर्मूला इज दिस वन। कैलकुलेशन में मुश्किल नहीं है, आपको ये 2 नंबर याद रखना है बस, उसके बाद कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है कैलकुलेशन, वेरी सिंपल, कोई ऐसा टफ नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू, दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें, तो वी कैन राइट 4/3 पाई, तो दोनों में कॉमन है तो हम उसको स्क्वायर कर लेंगे। आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, पीएफ था, तो पीएफ को हमने एज इट इज लिख दिया, सॉरी क्यूब, क्यूब है ना ये, तो पीएफ को क्यूब लिख दिया। दिस इज द रेडियस ऑफ रियल स्पेस, दैट इज न्यूक्लियस रेडियस, सो दैट विल बी आर नॉट ए 1/3, तो इसका क्यूब, और 1/3 का क्यूब, 1/3 का क्यूब अगर करते तो ए ही आ जाएगा। मैंने क्या यूज किया है, इस आर की जगह क्या यूज किया है, आर नॉट ए 1/3। ये फॉर्मूला भी अब याद हो जाना चाहिए, कई जगह पे हम यूज करेंगे। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir.
Okay. Now, the important point, which is quantum mechanical point, that one nucleon will occupy certain smallest possible phase space volume. आपका एक न्यूक्लियन, क्योंकि आपने पहले बोला ना कि न्यूक्लियन एक जहां पे बैठा है दूसरा नहीं आ सकता, इट कैन नॉट गो देयर, एंड उस न्यूक्लियन का आपका पोजीशन और मोमेंटम दोनों डिफाइंड है. वही पोजीशन और वही मोमेंटम की वैल्यू दूसरा न्यूक्लियन cannot have. Second nucleon cannot have the same value of x and p. एक न्यूक्लियन के लिए आपने x1 और p1 रखा है, अगर उसने it has took that value, then the other nucleon cannot take value of position as x1 and position of momentum as momentum value as p1. तो उसको x2 और p2 मिलेगा. जब x2 p2 वाले ने सेकंड वाले ने ले लिया तो थर्ड वाले के लिए x3 और p3 and so on. It means every nucleon can take a minimum amount of phase space. That minimum amount, the minimum volume for a nucleon or any particle, nucleon तो नहीं लिख सकते हैं, fermion लिख सकते हैं, for any fermion, that is equal to h cube. This is sometimes called as V of state. यानी एक स्टेट का वॉल्यूम कितना होता है, वो h क्यूब होता है. h is Planck constant. h is Planck constant. तो h क्यूब एक डायमेंशन होगा तो h होगा, यानी एक पार्टिकल यहाँ बैठा तो दूसरा h के डिस्टेंस या h के फेज स्पेस की वैल्यू के बाद ही बैठेगा, क्योंकि h इज नॉट डिस्टेंस, इट इज एनर्जी, और एनर्जी बाय कुछ होता है. अगर यहाँ चेक करोगे तो दोनों का यूनिट सेम होगा. मोमेंटम और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो और h का यूनिट चेक करो, यू विल गेट द सेम थिंग. एक कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, इतना ऑक्यूपाई कर रहा है. और जब हमने, अगर कोई हमारा सिस्टम है जिसमें पीएफ गिवन है या उसका रेडियस गिवन है, तो वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है. तो टोटल वॉल्यूम आपका ये ऑक्यूपाई कर रहा है आपका न्यूक्लियस फेज स्पेस में, और एक छोटे से स्टेट को कंज्यूम करने के लिए इतना आपको स्पेस चाहिए. तो इन दोनों को अगर डिवाइड करते हो तो क्या मिल जाएगा हमें, दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस, दिस इज द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस. सो व्हाट यू विल गेट if you divide these two, what you will get, एक सिस्टम है, उस सिस्टम में आपके पास जितने भी न्यूक्लियन थे, जितने भी थे, उन सब ने एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया इन टर्म्स ऑफ फेज स्पेस, नॉट रियल. और एक फेज स्पेस छोटा, सबसे छोटा पार्ट मींस स्मॉलर box or cube you can have, that is h cube. And if you divide these two number, what you will get, number of nucleon. मोल. फिर से बोलो, नहीं पता चला मुझे. Number of smallest phase space. नहीं, नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट तो मैंने आपको दे दिया ना, सबसे स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ये है और टोटल वॉल्यूम ये है. तो इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, सर नंबर मिलेगा. नंबर क्या मिलेगा, नंबर ऑफ स्टेट विच आर बीन ऑक्यूपाइड. ऐसे कितने स्टेट हैं इस वॉल्यूम में जो ऑक्यूपाइड है. ठीक है, पीएफ तक तो सब भरे हुए हैं, यानी अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू गिव अस द नंबर ऑफ न्यूक्लियन. अगर ये कोई फेज स्पेस है और ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कंज्यूम कर रहा है, तो इन दोनों को डिवाइड करो तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन का आइडिया मिलेगा. ठीक है, इज इट क्लियर? So what we will get how many number of fermions we can fill. Let me just write number of fermions, or here we are telling as nucleons filled till pf. pf तक कितने fill कर रहे हैं वो हमें नंबर पता चलेगा. But one more important point what we have to remember, एक smallest shell में we can have accumulation of 2 nucleon. That is a possibility. आप 2 डाल सकते हो, ये आपको फ्रीडम दिया गया है.
it means this number will be 2 times V total. This is V total, volume of the phase space. I will call it as V total. So V total divided by H cube. ठीक है, तो नंबर हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कितना है. इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं कितना है. H को मैं लिख देता हूँ 2V, मैं नीचे लिख देता हूँ, ऊपर यहाँ पे आगे चला जाएगा. तो जस्ट राइट इट हियर. 2 इंटू VT की वैल्यू क्या थी, ऊपर से चेक करते हैं, ये रहा 4/3 पाई स्क्वायर PF क्यूब R0 क्यूब एंड A, एंड डिवाइडेड बाय H को मैं लिख देता हूँ 2 पाई H बार, दैट इज क्यूब. ठीक है, तो दिस नंबर इज रफली 4/9 A divided by pi and R0 PF divided by H bar, bracket close with cube. चेक कर लो एक बार, यही आएगा. जस्ट गो थ्रू ऑल द टर्म्स. क्यूब वाले टर्म अलग कलेक्ट कर लो, यानी H बार के ऊपर क्यूब है, PF के ऊपर क्यूब है, R0 के ऊपर क्यूब है, और बाकी सारे टर्म को अलग लिख दो. Is it clear? Yes, sir. Yes. Okay. Sir. Okay. So now this is number of nucleon actually. That is nothing else. It is number of nucleon. So what we can write, number of neutron. कितने न्यूट्रॉन होंगे एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस में जिसकी हाईएस्ट वैल्यू एनर्जी वैल्यू EF है. तो ये तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन थे टोटल, इतने न्यूक्लियन एग्जिस्ट कर सकते हैं. अब हम दोनों को सेपरेट कर देते हैं, बिकॉज व्हाट द अजम्पशन वाज कि प्रोटॉन को अलग डील करना है और न्यूट्रॉन को अलग डील करना है. तो ये तो हमारा जनरलाइज डील था कि जनरलाइज वे में हमारे इतने फर्मियंस हम फिल कर सकते हैं इन अ गिवन. अगर कोई PF या EF गिवन है तो उसके अंदर उसके नीचे इतने न्यूक्लियन फिल हो सकते हैं. तो वी कैन राइट फॉर न्यूट्रॉन. सो व्हाट वी विल राइट फॉर न्यूट्रॉन, क्या नंबर चेंज होगा, सिर्फ एक ही नंबर चेंज होगा. फॉर्मूले में A सेम रहेगा. A हम पर्टिकुलर उसी के लिए कर रहे हैं कि हमने इतने A डालने हैं, उसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे वो हमारा वो कैलकुलेट करना है. A की वैल्यू फिक्स है. R0 is constant, H bar is constant, PFN यानी न्यूट्रॉन का हाईएस्ट मोमेंटम, Fermi momentum of the neutron, that is there. Similarly, we can write for Z also. 4/9 A by pi R0 H bar PFP. हम अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों नंबर हो सकता है डिफरेंट हो, मे बी, अभी श्योर नहीं है, बट हम अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों नंबर थोड़े से डिफर कर सकते हैं. So this is the value of Z and this is the value of N. Still we don't know what is PFP and PFN, हमें वो नहीं पता है, बट हम अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों अलग होंगे and this is the value. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. So what we can find the value of PFN and PFP. भाई हमें A और N और Z तो पता ही होता है न्यूक्लियस का, तो let us find the momentum. What is the highest possible Fermi momentum of a given nucleus? उस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उसका हाईएस्ट पॉसिबल मोमेंटम क्या होगा, जो न्यूट्रॉन है उसका हाईएस्ट पॉसिबल मोमेंटम क्या होगा. क्योंकि हमें तो A, Z और N तो पता होता है न्यूक्लियस का, उसके लिए हमें फर्मी मॉडल करने की जरूरत नहीं है, वो तो हमें पहले से ही पता है. एग्री? एग्री या नहीं? इस पे भी एग्री नहीं हो रहे हो? हाँ बोलो यस और नो. अरे बाबा कुछ तो बताओगे तभी तो. बोलो यस और नो, पहले बताओ कि ये एग्री करते हो, क्योंकि A और Z तो हमें पता है ना, तो हम PF तो निकाल सकते हैं.
फॉर अ गिवन न्यूक्लियस ए आपको पता है, Yes, sir. बाकी सारे टर्म्स तो कांस्टेंट है, एच बार कांस्टेंट है, आर नॉट कांस्टेंट, 9/4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। वेरिएशन क्या है, ए और जेड का ही तो वेरिएशन है और ए और एन का वेरिएशन है। हमेशा एन ज्यादा होता है और जेड कम होता है, तो हमारा पी एफ एन थोड़ा सा ज्यादा है, सॉरी पी एफ एन मैंने ऊपर लिखा है तो ये एन होगा, दिस इज कैपिटल एन। और जब आपका ये प्रोटॉन के केस के लिए तो प्रोटॉन आपका जेड से डिसाइड होगा, जेड हमेशा कम होता है, थोड़ा सा कम आएगा। तो अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो यू कैन इजीली डू द कैलकुलेशन फॉर एनी न्यूक्लियस, दिस इज जेड, जेड बाय ए एंड 1/3 एंड एच बार डिवाइडेड बाय आर नॉट। जरा कैलकुलेशन करो एक बार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PFN एंड PFP और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट में मुझे बताना। फॉर लेट अस टेक अ न्यूक्लियस whose A is 100, अगर A 100 है तो Z की वैल्यू क्या है, एक बार जरा मैं चेक कर लेता हूँ। 40 या 44 समथिंग आना चाहिए। If A is 100, A is 100, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं वैसे तो आइसो बार है, बट 100 के लिए हम एक ही न्यूक्लियस को सेलेक्ट करते हैं, उसी के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। Let us select which is very stable system. Okay, this is Ru 44, तो roughly 44 है, this is the atom, atom is Ru, ruthenium है या क्या है, I don't remember the name, 100 and 44, and this will be how much, 56. Just calculate these two quantity, and this you will calculate in terms of mega electron volt kind of thing पर सी। जो यूनिट आपको कैलकुलेट करनी है ना, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी के यूनिट में कैलकुलेट करना है। एक बार जरा कैलकुलेट करो और आंसर बताओ मुझे। और जब ये पीएफ कैलकुलेट हो जाएगा, देन यू विल कैलकुलेट ईएफ आल्सो। ईएफ यानी फर्मी एनर्जी कंसर्न विद दीज टू मोमेंटम। Doing the calculation? Yes or no? Yes, sir. कर रहे हैं. तो मुझे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी के फॉर्म में बताना है आंसर आपको। चाहो तो पहले जूल्स वगैरह भी निकाल लो, मीटर वीटर सब यूज करके, फिर उसको इस यूनिट में चेंज कर देना। पर सी मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई विद सी।
यानी वैल्यू आर गेटिंग कि नहीं? कोई वैल्यू नहीं मिली? पी एफ एन मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ मैंने लिखा है, आपसे पूछना है वैल्यू, मैं ये मैं सोचना कि मैं कर रहा हूँ। आई हैव टू आस्क। एच बार आपने अगर जूल सेकंड में लिया होगा और ये आपने मीटर में लिया होगा, तो जूल को आप कन्वर्ट करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और आपका मीटर और सेकंड है, तो आपको सी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना था कि सी एक यूनिट में चला है, एक मल्टीप्लाई में चला है। देखो क्या आंसर आता है। नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट? यस नो कुछ बोलो। कोई भी रिजल्ट आ ही नहीं रहा है क्या, या कैलकुलेशन कर भी रहे हो कि नहीं? कि सर करेंगे फिर हम भी कर लेंगे। 9/4 पाई एंड 1/3। हम पहले इसकी कैलकुलेशन करते हैं। एच बार बाय आर नॉट। आई नीड इन दिस इज एच की वैल्यू क्या है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड या जूल पर सेकेंड होता है? जूल सेकंड। वेरी गुड। तो इसको जरा हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? 1.69 से डिवाइड करना पड़ेगा, -19। तो ये मुझे डिवीजन करना है, और मुझे यूनिट सी बाय सी, यानी सी से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, सी से डिवाइड भी कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई वाला सी यहाँ लिख दो और दूसरा सी आप रहने दो। यानी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी में ये तो आंसर दे देगा। बाकी तो रह गया आपका n/a। उसको हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि n/a तो नंबर है, बाकी जो यूनिट आ रहा है वो इन्हीं नंबर से आ रहा है। तो पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n/a, भी साइड में लिख दिया मैंने। तो जस्ट इसको कैलकुलेट करो। अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट राइटिंग। 9 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 4, एंड उसका क्यूब रूट चाहिए हमें। h बार इज 6.6 इंटू 10⁻⁻34 and divided by 2 pi, which is 2 into 3.14. And then you write 1 upon r naught also, yani 1.2 into 10⁻⁻15 into 3 into 10⁸ divided by 1.6 into 10⁻⁻19। बाकी n और z तो है ही, सॉरी n और a। ये नंबर जरा मेरे लिए कैलकुलेट कर दो। इधर वाला तो मैं कर लूंगा क्यूब, ये वाला वैल्यू बता दो मुझे कि ये कितना आ रहा है। इधर का मैं कर लेता हूँ। कितना आया?
चलो ये हम रफली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हम एग्जैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम रफ कर रहे हैं क्योंकि आई कैन नॉट यूज कैलकुलेटर राइट नाउ। तो 6 and 3 18 डिवाइडेड बाय 6, 170 इसको मोनी ले लेते हैं और ये दोनों कितना आया, बताओ, इस वैल्यू को बता रहे हो, टोटल वैल्यू 77 into 10 raised to power 6. 77 मेगा ये आ रहा है 177. 177, ओके, 77 थोड़ा कम लग रहा था मुझे, 177 could be a good approximation. तो दिस कुड बी नॉर्मली 200-250 के आसपास आता है नंबर। हो सकता है मैंने न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा वाला ले लिया है, तो हो सकता है। हाँ, बोलो। n/2 लिया है तो n/a. मतलब न्यूक्लियस हमने थोड़ा 100 वाला लिया, तो n/a की वैल्यू अगर मैच करते हो तो यहाँ पे आ गया 56/100, तो हाफ के आसपास की वैल्यू आ गई ना, 0.5 आपका मल्टीप्लाई हो गया है ना, 50/100 इज 1/2, तो हाँ रफली हाफ हो गया, मतलब इसका डबल करोगे तो 300 समथिंग हो जाएगा, कुड बी 200 के आसपास रफली आता है मोस्ट ऑफ द 250 या समथिंग लाइक दिस फॉर मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस। थोड़ा सा फर्क आएगा क्योंकि ये 56/100 है, वो 44/100 होगा, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब दोनों से जब आप कैलकुलेट करोगे EF, अगर ये हम अज्यूम करते हैं कि ये ठीक आंसर आया होगा, तो वी कैन कैलकुलेट EF for the neutron we can calculate, and EF for the proton we can individually we can do that. So this is nothing but PF n upon 2m न्यूट्रॉन का मास होगा यहाँ पे, है ना। जब हम न्यूट्रॉन का कर रहे हैं तो न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन का कर रहे हैं तो प्रोटॉन का मास, और जनरल कर रहे हैं तो यू कैन टेक प्रोटॉन एज अ कॉमन थिंग, बहुत सारा डिफरेंस नहीं है जब इतने बड़े नंबर से आप डील कर रहे हो। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप चाहो तो c² से मल्टीप्लाई करो और c² से यहाँ पे ऊपर भी मल्टीप्लाई करो। ये आपको मिल गया किस यूनिट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी में मिला हुआ है। आप c² और c² से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपके पास नीचे mc² का टर्म आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन का हमारा कुछ नोन नंबर होता है 936 समथिंग होता है, 932 होता है, यू कैन इजीली नोट डाउन फ्रॉम एनी बुक कि कितना होता है mc², रेस्ट मास ऑफ द न्यूट्रॉन। और इसमें एक c पहले से ही था, वो c कैंसिल हो जाएगा, एक और c आपका बच जाएगा, सॉरी दिस इज स्क्वायर ऑफ दिस p² अपॉन 2। तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस नंबर, दिस विल बी रफली अराउंड 40 or 38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रोटॉन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट आएगा और न्यूट्रॉन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, बट हम क्या करेंगे, दोनों नंबर अगर डिफरेंट भी आते हैं तो टॉप लेवल को हम सेम रखते हैं और बॉटम लेवल में हम डीपर चले जाते हैं न्यूट्रॉन के केस के लिए। दिस इज व्हाट द डिफरेंस आई वांट टू टेल यू यूजिंग दिस कैलकुलेशन। एग्जाम में कई बार आ जाता है फाइंड द PF फॉर द गिवन न्यूक्लियस और फाइंड द PF ओनली, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यूट्रॉन का अज्यूम करके PF निकाल सकते हो, PFN या PFP दोनों को अज्यूम कर सकते हो, फॉर मोस्ट न्यूक्लियस दे आर सिमिलर। हाँ बोलो, कोई पूछ रहा कुछ? सर n/2 n/a लिया है इसलिए 177 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। प्रॉपर फॉर्मूले में n/a raised to power 1/3 है। अच्छा ओके, तो ये मेरे को यहाँ करेक्ट कर देते ना, यहाँ मैंने 1/3 लिखना भूल गया हूँ, ये 1/3 तो फिर 258 मेगा वोल्ट आया। तभी ये वैल्यू 250 के अराउंड आती है, 250 240 के अराउंड आएगी, 177। तो n/a अपने देखो यहाँ पे फॉर्मूले में 1/3 लिखा हुआ है ना पहले से ही, तो अगर मैंने यहाँ पे n/a लिखा तो यू कुड हैव करेक्टेड मी कि सर यहाँ पे आपने 1/3 नहीं लिखा। मतलब जो मैं यहाँ से सर लिखता मैं बोल रहा था सर। अच्छा बोल रहा, मेरे को उस समय वॉइस क्लियर नहीं, मैंने पूछा भी कि समवन इज टेलिंग समथिंग एंड देन नो वन इज रिस्पोंडेड कि भाई क्या चेंज आ रहा है। हाँ वो 1/3 यस ऑब्वियसली, वो फॉर्मूला ही हमारा 1/3, तो यहाँ पे 1/3 लिखना चाहिए। तो दिस इफ दिस इज द वैल्यू व्हिच समवन हैज टेल कि भाई ये आ रहा है वैल्यू, तो हो सकता है उसने n/z से ही n/a से ही कैलकुलेट कर लिया होगा, बट दिस मस्ट बी रफली इक्वल टू 250 आता है, ये रफली वैल्यू आती है फॉर मोमेंटम। यस
ये आती है roughly। ये 50, 60 हो सकती है, 40 हो सकता है, 48, 30, 40, something like it is close to this one value. And when you calculate using this value, the EF, you get around 40, हो सकता है 42 आ जाए किसी केस में, 38 आ जाए, बट इसी के आसपास की वैल्यू आएगी। तो इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वो डीप वेल है। और प्रोटॉन का भी आएगा, कुछ थोड़ा सा कम आएगा या डिफर करेगा, और डिफरेंस जो आपका होगा ना, दैट इज कंसर्न विद द कूलम एनर्जी डिफरेंस। जो हमने EC लिखा ना, जो ऊपर के डायग्राम में मैंने शो किया था, दैट EC इज द स्मॉल डिफरेंस इन द डेप्थ ऑफ दीज टू वैल्यू, क्योंकि आपको PF सेम रखना होता है न्यूक्लियस के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वो सेम रखना होता है। नाउ व्हाट वी कैन डू वंस वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ EF एंड PF, हमने ये निकाल लिया है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जिसमें n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है और z नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो हम उसकी टोटल एनर्जी वी विल ट्राई टू कैलकुलेट, दैट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ दीज फर्मियंस विद इन द न्यूक्लियस, एंड दैट टोटल एनर्जी इज रफली इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी। व्हाट अ फर्मी मॉडल से, कि भाई जो फर्मी मॉडल अगर न्यूक्लियस का फॉलो करते हो तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वही आपका बाइंडिंग एनर्जी है। तो वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी of these collection of neutron and proton using Fermi gas model. So I will share the another page and we can do the calculation. और कोशिश करेंगे ये वाला टॉपिक यहीं पे हम खत्म करें। Let me just share another file. Okay. So the kinetic energy using this Fermi gas model is given as total number of neutron you have, total number of proton you have. So N into average energy of all the neutrons plus Z into average energy of all the protons. तो हमारे पास different levels थे, on different level में they have different potential, different kinetic energy because PF is changing. So we will find the average and we will multiply with the Z, and similarly for neutron also we will find the average and we will multiply with the N. So we will get the total energy. एवरेज एनर्जी का डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। तो एवरेज एनर्जी विल बी हैविंग अ फॉर्मूला व्हिच इज योर मोमेंटम स्पेस इज ऑफ दिस डायमेंशन, PF डायमेंशन का है, दैट इज E एंड E into 4 pi p square dp। जैसे नॉर्मली हम किसी का टाइम एवरेज निकालते हैं उसी तरीके से निकाला हुआ है, 4 pi p square dp। दिस इज ऑल्सो गोइंग फ्रॉम 0 to PF। दिस इज होमवर्क फॉर यू, वेरी सिंपल कैलकुलेशन, कोई मुश्किल नहीं है। You can easily calculate कि एवरेज वैल्यू होती कितनी है, ठीक है। So I just write the direct value of this one. So this is actually roughly 3/5 EF। आप कैलकुलेट करके देख लोगे, यहाँ देखो p स्क्वायर है ना, 4 पाई दोनों में कैंसिल हो जाएगा, p स्क्वायर आपका p क्यूब बाय 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका p क्यूब बाय 3 आ जाएगा। ये E है, इसी को p स्क्वायर बाय 2m लिखो, तो आपके पास या जो रिलेशन है PF के रिस्पेक्ट में वो लिख दो। वहां पे आपका एक p स्क्वायर पहले ही टर्म है, एक p स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो P4 और P4 का बन जाएगा P5। तो P5 के यानी 3/5 का जो टर्म है दैट विल बी देयर एंड दैट यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ EF। यू कैन इजिली डू दैट। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये बाद में करना। एवरेज आपने कई बार निकाला हुआ है, तो हम डायरेक्टली अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जस्ट n के साथ हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कैपिटल N into 3/5 PFN upon 2mn, यानी न्यूट्रॉन का मास, दिस इज स्क्वायर एंड प्लस स्क्वायर इज दिस वन, दिस इज नॉट Z, Z into 3/5 PFP square divided by 2mp, ठीक है। अब PFN और PFM हमने पीछे निकाल लिया था इन टर्म्स ऑफ Z by A और N by A।
तो वो कैलकुलेशन हमने पहले ही किया हुआ है। तो अगर वो कैलकुलेशन हमने किया तो उस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली यहाँ पे यूज करेंगे एंड वी विल राइट द फाइनल इक्वेशन, दैट इज 3/5 h bar square upon 2m r नॉट स्क्वायर आएगा यहाँ पे 9/4 2/3 आएगा, क्योंकि स्क्वायर लिया है, वो 1/3 में था तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 2/3 आ गया। n 5/3 अपॉन a 2/3 प्लस z 5/3 अपॉन a 2/3। 2/3 क्यों आ रहा है? क्योंकि स्क्वायर है, 1/3 में था तो ये 2/3 आ गया। यहाँ पे भी आपका स्क्वायर है तो ये 2/3 में आ गया। Why this is 5/3 and why this is 5/3? Because you are adding one more, means you are multiplying one more z और वहाँ one more n, तो n 1/3 तो था ही, एक 1 आ गया तो ये आपका 5/3 और 5/3। ठीक है। अगर जो एक्सप्रेशन में दोबारा लिखना नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे दोबारा मैं उस फाइल से यहाँ लिखूं, बट दिस इज व्हाट वी विल गेट। और बाकी टर्म अब आपके कॉमन थे तो हमने बाहर ले लिया। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. But Yes, sir. दिस एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आपको जो ये एक्सप्रेशन है हम इसको बाइंडिंग एनर्जी समझ रहे हैं कि ये बाइंडिंग एनर्जी है। फर्मी गैस मॉडल अगर यूज करते हो तो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। बट जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी के पहले से फॉर्मूले अवेलेबल हैं, दैट इज लिक्विड ड्रॉप मॉडल का, उससे कहीं मैच नहीं कर रहा है ना, कोई रिलेशन वी कैन नॉट फाइंड। वी डोंट नो कि कोई एक सिमिलैरिटी आ रही है दोनों में, और मुझे पता नहीं चल रहा कि ये उससे मैच करूं तो वो भी मुझे फॉर्मूला देता है, उसकी फिटिंग भी ठीक आती है। अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी एक्सपेरिमेंटल प्लॉट करता हूँ और आपका जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल विद क्वांटम मैकेनिकल करेक्शन भी प्लॉट करते हैं, तो दोनों आपके बिल्कुल परफेक्टली मैच करते हैं। तो फर्मी गैस मॉडल में जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है, इसको थोड़ा सा और फाइन करते हैं ताकि वो उससे मैच करे। देन ओनली वी कैन कंपेयर कि कुछ टर्म क्या मिसिंग है या कुछ सारे टर्म इसमें इंक्लूडेड है। ये दिखने में भी फॉर्मूला उससे कहीं इक्वेट नहीं कर पा, मतलब रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। ना तो इसमें कूलम टर्म्स आ रहा है, ना तो इसमें हमारे पास सरफेस टर्म आ रहा है, ना तो हमारे पास वॉल्यूम टर्म जैसा कोई क्वांटिटी आ रहा है, ना ही हमारे पास कोई एसिमेट्रिक टर्म और ना ही कोई पेयरिंग टर्म आ रहा है यहाँ पे। तो पांचों में से किसी से मैच नहीं कर रहा है। तो वी विल ट्राई टू रिफाइन दिस वन। हाउ वी कैन रिफाइन दिस वन? बिकॉज हमारा जो वो एक्सप्रेशन अगर ध्यान होगा तो सिर्फ वो ए और जेड के टर्म्स में था, है ना। वो जो एक्सप्रेशन था आपका बाइंडिंग एनर्जी का, उसमें ए और जेड थे, एन नहीं था। तो हियर आल्सो व्हाट वी कैन डू, वी वांट टू राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए और जेड ओनली। देन वी विल सी कि क्या उससे कंपैरेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लेट अस पुट व्हाट वी कैन पुट, दैट y इक्वल टू n माइनस जेड। जो एक्सेस ऑफ n है ना, यानी एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा होते हैं आपके न्यूक्लियस में इफ इट इज z इज मोर देन 20। सो एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन को वी हैव पुट दिस नंबर y। ठीक है, it means n can be replaced as a plus y divided by 2 and z can be replaced as a minus y divided by 2। अगर मैंने ये y की वैल्यू n माइनस जेड लिखी है तो आई कैन रिप्लेस दीज टू। अगर मैंने y इक्वल टू n माइनस जेड लिखा है तो मैं ये लिख सकता हूँ या नहीं? Yes, sir. a इज n प्लस जेड, तो मैं दोनों को n और z को a और y के टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो आई विल यूज दीज टू थिंग्स इन दिस इक्वेशन एंड ट्राई टू गेट कि हमें कुछ क्या उस बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले से मैच होता है या नहीं होता। तो लेट अस ट्राई टू डू दिस वन। सो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज 3/5। वैसे सारे टर्म कांस्टेंट है तो इसको हम कांस्टेंट लिख सकते हैं, इसमें मेरे ख्याल से कोई और चीज डिफर करेगा नहीं। तो लेट मी राइट इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट, बार बार उसको हम लेके नहीं चलेंगे। तो लेट अस राइट एज अ न्यू नंबर, लेट मी जस्ट टेक इट अ न्यू नंबर। के यूज करेंगे तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, के एक पहले से ही है। चलो कांस्टेंट ही लिखते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट में क्या हो रहा है,
ये सारा 3/5 h बार 2m। अच्छा एक चीज और मैंने की, मैंने अज्यूम किया यहाँ पे mp इज रफली इक्वल टू mn, तो इसीलिए मैंने m को पुल आउट किया, अदरवाइज m यहाँ पे दोनों अलग अलग आते हैं। तो m को मैंने पुल आउट किया बिकॉज आई हैव अज्यूम कि मेरा mp और mn सेम है, उससे ज्यादा डिफर नहीं करेगा, तो दैट आई हैव रिटन एज m। सो हियर आई हैव रिटन m। तो मैंने सबको कांस्टेंट ले लिया है, ठीक है। अब रह गए सिर्फ ये वाले टर्म आपके रह गए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन पुल आउट, पहले हम लिख लेते हैं, उसी के अंदर डाल देते हैं। दिस इज a माइनस वाई, है ना, a माइनस सॉरी a प्लस वाई, एन की वैल्यू ना a प्लस वाई 5/3 डिवाइडेड बाय 2 है, तो 2 टू द पावर ऑफ 5/3 एंड नीचे आपका a 2/3 एज इट इज है। क्लियर? प्लस योर z इज a माइनस वाई 5/3 divided by 2 5/3 into a 2/3। ठीक है, so this is constant। what you can do, you just pull out 1/2 5/3, इसको हम बाहर लेते हैं, दोनों में कॉमन है, और a को हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली डिवाइड कर देते हैं दोनों टर्म से। तो a को हम इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाते हैं और क्या हमारा बचता है वो देखते हैं। If I take this 2/3 within this one, what I can do, I just multiply a and divide by a। नीचे वाले टर्म में मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई a एंड डिवाइड बाई a। जो मल्टीप्लाई किया तो 2/3 प्लस 1 दैट विल गिव मी 5/3, और जो मैंने डिवाइड किया a उसे मैंने बाहर पुल आउट कर लिया, दैट इज a इज हियर। तो आई गेट 1 प्लस y डिवाइडेड बाई a 5/3 प्लस 1 माइनस y बाई a 5/3। यहाँ तक ठीक है? कोई पावर या कोई चीज हम भूल तो नहीं रहे? इज इट ओके टिल हियर? हाँ बताओ अगर कहीं मिस कर रहे हैं तो। इसका एक्सपेंशन याद है? इसका एक्सपेंशन याद है, या और जनरल टर्म लिख देते हैं, x प्लस वाई टू द पावर ऑफ r। यहाँ पे हमारा x 1 है और y हमारा a बाई, तो ये मैंने y वाला नहीं है, ये डिफरेंट है, यू कैन एड z हियर, या z, x प्लस z टू द पावर ऑफ r। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन याद है? क्या लिखेंगे यहाँ पे? वही एक्सपेंशन हमें यहाँ पे यूज करना है। 1 plus rx plus r into r minus 1 2 वन है, हाँ ठीक। square। इट इज x टू द पावर ऑफ r, पहला टर्म आ गया, प्लस r x टू द पावर ऑफ r माइनस 1 दूसरा टर्म, y प्लस r इंटू r माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, एंड x की पावर एक डिक्रीज हो जाएगी यानी r माइनस 2, एंड y की पावर एक इंक्रीज है y स्क्वायर, एंड सो ऑन। यही है? Yes sir। So we have to do the expansion for this term up to second order and this term for up to second order। तो वो expansion हमें यहाँ पे करना है। Constant a divided by 2 to the power of 5/3 ब्रैकेट ओपन। तो एक बार जरा एक्सपेंशन करो और सिर्फ दो टर्म के लिए लो, फर्स्ट सेकंड स्क्वायर वाले टर्म के लिए जाओ, क्यूब वाले टर्म के लिए जाने की जरूरत नहीं है। तो just go up to the square term and just try to two terms. You just take two terms for first expression and two terms for second, and just do the addition and subtraction. What you get, just tell me.
दोनों में पहला नंबर तो 1 1 आएगा, +1 और दे विल एड अप टू 2। सेकंड नंबर क्या आएगा? एक शायद प्लस आएगा, एक माइनस आएगा। एग्री? यस सर। थर्ड टर्म जो आएगा, थर्ड टर्म मतलब ये 2 से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, सेकंड टर्म पे भी नहीं जाएंगे, ऑर्डर 2 तक जाना है हमें। तो सेकंड टर्म हमारा 0 देगा, एक प्लस देगा, एक माइनस, क्योंकि आपके पास यहाँ पे y बाई ए है, ये माइनस y बाई ए, तो दैट विल गिव मी अ माइनस। तो ये माइनस और प्लस आपके 0 देंगे। यू विल गो टू दिस टर्म। सो इस टर्म को लिखते हैं, दिस विल बी 2 टाइम्स, अगेन देयर आर 2 टर्म्स, सो दिस इज 2 टाइम्स 5/9 y डिवाइडेड बाई a टू द पावर ऑफ 2। बाकी टर्म को हम छोड़ देते हैं, जो आगे और भी टर्म आएंगे, यानी नेक्स्ट टर्म फिर से कैंसिल होगा, फिर आपका स्क्वायर है ना, फिर 4 वाला टर्म आएगा, एंड सो ऑन। सो ऑब्वियसली जितना आप आगे मूव करोगे दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, और उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा और इसको बेटर वे में लिखते हैं, एंड वी कैन कंपेयर नाउ दिस विद द बाइंडिंग एनर्जी कर्व। कांस्टेंट a by 2 5/3, this is 2 you can take it out common, 1 plus 5/9 ya whole square, and we just multiply each of the term। इस हम दोनों ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, इसको भी, and we will write constant a divided by this 5/3 minus 1। 5/3 minus, ये 2 ऊपर है ना, तो 5/3 minus 1, this will be 5 minus 3 2/3, so this is 2/3, and you multiply with this also, constant 5/9, आपके पास 2 तो मैंने यहाँ पे ले लिया, तो 1/2 2 to power 3 आएगा ही आएगा। आपका a ये रहा और a स्क्वायर ये रहा, तो y बाई a आ गया, y स्क्वायर बाई a, ये आएगा। यही आएगा ना, a हमारा ये रहा, a स्क्वायर नीचे, तो a मल्टीप्लाई किया, नीचे का एक कैंसिल हो गया, तो 1/a बचा, y स्क्वायर एज इट इज बच गया। 2/3 वाला पावर नीचे आएगा ही आएगा, 5/9 यहाँ पे पहले से ही था, बाकी कांस्टेंट आ गया। So this you can now treat as a new constant. So something like a AVA, first term of the binding energy you have got in the normal liquid drop model। यानी एक टर्म आया exactly, वो हो सकता है AV ना भी हो, AV डैश लिख देते हैं इसको। तो there is a proportionality, A पे proportional एक टर्म आया हमारे पास। Let us check the other term। You can treat all these things are constants, so now this is, and what is y? Y we have took n minus z, तो n माइनस जेड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, एक टर्म आया था, कौन सा टर्म था वो? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन सा था? सरफेस, कूलम, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और पेयरिंग, कौन सा टर्म है ये? n माइनस जेड स्क्वायर बाय a। यस। yes, इसको भी दे। It means Fermi gas model gives only 2 terms of the binding energy। हो सकता है आपका AV और AS ये नंबर नहीं हो जो हमने पहले डिफाइन किया, उसको हमने 23 बोला था और पहले को हमने 15 बोला था, तो हो सकता है 15.5 था, हो सकता है दैट नंबर में बी डिफरेंट, बट इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द कूलम इंटरेक्शन, इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द सरफेस कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसने तो वो अज्यूम ही नहीं किया कि आपस में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो सरफेस वाला पार्ट इसको कोई मतलब ही नहीं, रिमूव करना है नहीं करना है, ऐड करना है नहीं करना, तो फर्मी मॉडल में सरफेस टर्म का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, विच इज क्वाइट अ गुड वैल्यू। कूलम्स टर्म यू कैन से कि वो थोड़ा लो वैल्यू का ही होता है, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, तो दैट इज, you can neglect that, and there is no inclusion of the pairing term also, so you only get 2 terms, yani Fermi gas model could fit the binding energy curve but not very accurately।
What we need to calculate AV dash and asymmetric dash, ये दोनों हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है, तब जाके हम इसका एक फिटिंग बना सकते हैं कि वो हम नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं कि आपकी फिटिंग कैसे फॉलो करेगी आपके एक्चुअल कर्व से, या वो उससे डिफर करेगा, उसको मैच करेगा, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हो सकता है हम स्टार्ट करेंगे अपना शेल मॉडल भी, विच इज मोर एक्यूरेट फॉर योर न्यूक्लियस। ठीक है, तो आज फर्मी-गॉस का थोड़ा सा डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी यहाँ पे यहीं पे एंड करते हैं, और शेल मॉडल वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो पहले मैं रिकॉर्डिंग आपका स्टॉप कर देता हूँ, देन आई विल एंड द मीटिंग। टाइम भी 3 बज गया, 3 से 2 हो गए हैं, 3-2, सो लेट मी स्टॉप।